As we have seen in our previous video lecture regarding theory of inclusion and exclusion, that number of elements in A union B union C is given by like this. We can summarize this formula. Number of elements in A union B union C equals sum of all the cardinal numbers of set taken one by one, taken one at a time, then subtract cardinal number of intersection of all the sets taken two at a time, and plus cardinal number of intersection of all the three sets. मतलब हम एक एक जो सेट है सबका एलिमेंट अलग अलग जोड़ेंगे और फिर 2/2 का जितना इंटरसेक्शन बन सकता है वो सारे के कार्डिनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर 3 का जितना बन सकता है उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. 1/1 का एडिशन, 2/2 का सब्ट्रैक्शन और 3/3 का एडिशन. यहाँ चूंकि 3 सेट्स ही है तो देयरफॉर 3/3 का एक ही बनेगा. 2/2 का 3 आएगा, AB BC एंड AC, और सिंगल सिंगल का 3 आएगा. ये फॉर्मूला अप टू एनी नंबर ऑफ सेट्स अप्लीकेबल होगा. यहां पर है कि एक वे तो ये हुआ कि जस्ट बी रिमेंबर द फॉर्मूला एंड प्रोसीड द प्रॉब्लम, बट यहां पर एक बात हम ये करना चाहेंगे कि थोड़ा सा इसको जस्टिफाई करे दिमाग हमारा, ताकि जो थ्योरी ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन है ये कैसे प्रोसीड हो रहा है और इस पैटर्न से करते हैं तो ये हो क्या रहा है, क्यों ये सही हो जा रहा है. अगर आप समझ सकते हैं 4 सेट्स रहता है हमारे पास तो इसमें एक टर्म और बढ़ता प्लस ND आता. मान लो चौथा सेट D कह लेते हैं, A यूनियन B यूनियन C यूनियन D, तो यहां पर ND एक ऐड होता है. इसकी बात करें तो इसमें कुछ और बढ़ता, जैसे AD के साथ, BD के साथ, CD के साथ. समझ सकते हैं 3 ये है, 3 और बढ़ता है. D के साथ 2/2 में क्या बनता है, AD BD CD, तो 6 टर्म यहां पर आता सब्ट्रैक्शन में. और 3/3 की बात करें तो 4 अगर होता है तो एक बार हम D को छोड़ देते तो ये आता प्लस, अब फिर प्लस एक बार C को छोड़ देते तो A B और D ये तीनों का इंटरसेक्शन, उसमें जितना एलिमेंट होता प्लस होता है. फिर एक बार B को छोड़ते, सिमिलरली B को छोड़ते तो क्या आता है, ACD का इंटरसेक्शन, फिर A को छोड़ते BCD का इंटरसेक्शन. इतना चीज का यहाँ एडिशन होता है. और फिर क्या होता है, अगेन माइनस 4/4 का सब्ट्रैक्शन. जाहिर है 4 सेट्स अगर देते तो एक ही तरीका होता है ऐसा. तो ये एक थ्योरी ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन का पैटर्न है जो 4 5 6 और मोर देन 6 मोर देन 7 जितना मतलब आप सेट्स कर लीजिए, अप टू नंबर ऑफ सेट्स n कह लीजिए, उसके लिए लागू होगा ये. तो यहां पर एक तरीका हुआ कि फॉर्मूला ठीक है हम वेरीफाई कर लिए वेन डायग्राम से, या 2 सेट का जो कार्डिनल नंबर का फॉर्मूला समझे थे उसका यूज करके. बट यहां थोड़ा सा इसको हम समझने का प्रयास करेंगे ऐसे ही कि ये फॉर्मूला कर क्या रहा है. तो इसका एक वे ये होगा जस्टिफाई करने का कि हमारा दिमाग उसको जस्टिफाई करे कि हाँ ये फॉर्मूला सही कह रहा है. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि कोई भी चीजों को जब हम काउंट करते हैं तो वो काउंटिंग हमारा सही है ये कैसे डिसाइड करते हैं. तो हमने कहा था ये 2 चीजों का ध्यान रखते हैं कि जिसको भी काउंट करना है उसमें कोई भी चीज छूट नहीं जाए, वो बिना काउंट किए न रह जाए. और दूसरी बात कि किसी की भी काउंटिंग हम मोर देन वंस नहीं करें. एवरी एलिमेंट शुड बी काउंटेड एंड नो एलिमेंट शुड बी काउंटेड मोर देन वंस. किसी का एक से अधिक बार गिनती नहीं कर सकते. अगर ये 2 चीजों का ध्यान हमने रखा है तो वो काउंटिंग सही होगा कह सकते हैं. फिर हमने यहां समझा था कि A यूनियन B यूनियन C का मतलब क्या हुआ, तो आप देखे थे ये 3 और ये 3 और ये 1, 3 3 6 प्लस 1 यानी 7 चैम्बर्स में डिवाइड करेगा. तीनों सेट एक दूसरे को एटमोस्ट 7 चैम्बर में डिवाइड करेगा. एटमोस्ट मैं इसलिए कह रहा हूं कि सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कोई सेट C है ये कंप्लीट A के अंदर चला जाए, B कंप्लीट C के अंदर चला जाए तो उस 3 चैम्बर कम हो जाएगा. बट हमने मोस्ट जनरलाइज्ड केस की बात की है कि ऐसा हो सकता है कि A और C में कुछ अनकॉमन एलिमेंट हो, दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट भी हो, तीनों में कॉमन हो, तो अधिक से अधिक ये सिचुएशन आएगा. अब ये फॉर्मूला के बारे में बढ़िया बात ये होगा कि हम चैम्बर वाइज समझें.
आप ध्यान दें कि जिस सेक्शन में एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए है, इस चैम्बर को हमने किस तरह से डिस्टिंग्विश किया था। तो ये चैम्बर ऐसा चैम्बर है जिसकी बातें सिर्फ ए की बातें हैं, सिर्फ सेट ए की बातें हैं, और किसी में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ना तो सेट बी में ना तो सी में है। तो अगर हम ये समझने का प्रयास करें कि इस फॉर्मूला में यह चैम्बर में जो सब एलिमेंट है उसकी गिनती कितना बार किया है, अगर हम एवरी चैम्बर की बातों को दिखा दें कि ये फॉर्मूला एक बार काउंट किया है और इस चैम्बर में से किसी बात को वो छोड़ा नहीं है, सबको काउंट किया है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो आरएचएस है ये सातों चैम्बर की बातों की काउंटिंग किया है और वो सही तरीके से किया है। क्लियर है ना हमने क्या कहा है? हर एक चैम्बर की बातों को इसने काउंट किया है और किसी की भी काउंटिंग मोर देन वंस नहीं किया है। तो अभी हम देख रहे हैं फर्स्ट टाइम जो ऐसा चैम्बर जो सिर्फ ए का है, बी और सी किसी का नहीं है। आप समझ सकते हैं कि इस एलिमेंट को इतने सारे टर्म में कौन काउंट किया होगा। तो जाहिर है ये सिर्फ ए में आया होगा। जब हम ए के एलिमेंट्स को काउंट कर रहे होंगे तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स ए में वो बात आई होगी, बाकी इसमें नहीं आया होगा, इसमें नहीं आया होगा। समझ सकते हैं जब सिंगल सिंगल में किसी में आया तो इंटरसेक्शन में कहां से आएगा। तो इसकी गिनती कितना बार हो रहा है? एक बार हो रहा है। आप समझ सकते हैं जिस तरह से इस चैम्बर की काउंटिंग सिर्फ इसके द्वारा की गई है, वैसे जो ओनली बी में है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हमने स्मॉल बी से कहा है, तो इसकी गिनती भी सिर्फ कौन किया होगा? ये सेट बी एन बी, और इसकी गिनती एन सी। यानी जो ओनली वन चैम्बर में है इसको हम ज्वाइंट वेंचर में कह सकते हैं कि जो सिर्फ वन चैम्बर में है, इसमें ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये सारे की गिनती वंस हुआ है, एक बार हुआ है और कोई छूटा नहीं है। अब थोड़ा सा अंदर वाले चैम्बर में जाएं। आप इस चैम्बर की बात करें, इसको जिस तरह समझेंगे वैसे ई भी वैसे एफ भी। चलो एक को समझते हैं पहले, डी। डी कौन सा चैम्बर है? तो डी के चैम्बर के बारे में हम क्या कहेंगे? ये ऐसा चैम्बर है जो ए में भी है, बी में भी है, दोनों में तो है, लेकिन सी में नहीं है। मतलब ए में है, बी में है, सी में नहीं है। आप समझ सकते हैं कि एलिमेंट्स लाइंग इन दिस चैम्बर हाउ मेनी टाइम्स इसको काउंट किया गया है। तो समझ सकते हैं, देखते हैं एन ए, जाहिर है इसको ये काउंट किया होगा क्योंकि ए के रीजन में है ये। तो डी टाइप की जो बात है इसकी गिनती एक बार हो चुका, किसमें? क्योंकि प्लस साइन है तो हम प्लस लिख रहे हैं, यानी एक बार ये काउंट हो गया। फिर बी की बात करें तो डी बी में भी है, एक बार इसकी गिनती इसमें भी हो गई, दो बार अभी तक गिनती इसकी हो गई। और फिर हम बात करें सी में है क्या? जाहिर नहीं है, ये रीजन सी में काउंट नहीं हुआ होगा। माइनस ए इंटरसेक्शन बी में, तो जाहिर है इंटरसेक्शन बी में भी ये काउंट हुआ होगा, लेकिन काउंट करके हमने माइनस किया था तो ये माइनस हो गया 1। बाकी आप देखें बी इंटरसेक्शन सी में डी है क्या? जाहिर है बाकी किसी में नहीं मिलेगा हमें, ए इंटरसेक्शन सी में भी नहीं है, तीनों के इंटरसेक्शन में भी नहीं है। मतलब डी टाइप का जो एलिमेंट है, यानी जो एग्जैक्टली दो सेट में है तीसरे में नहीं है, उसकी गिनती फाइनली दो बार की है, लेकिन बाद में एक बार सब्ट्रैक्ट भी ये फॉर्मूला कर दिया, तो ओवरऑल ये कितना बार रहा? एक ही बार रहा ना। अब जिस तरह से डी एक बार रहा, आप समझ सकते हैं ये जो ई है इस चैम्बर में, यानी चैम्बर जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो लाइंग इन सेट ए एंड सेट बी, सॉरी सेट सी बट नॉट इन सेट ए। ऐसा एलिमेंट जो बी में है, सी में है, लेकिन ए में नहीं है। जाहिर है इसकी गिनती एन बी किया होगा प्लस एन सी किया होगा, 2 टाइम्स प्लस हुआ, और फिर सब्ट्रैक्ट किया होगा बी इंटरसेक्शन सी, तो 2 टाइम्स प्लस 1 टाइम माइनस, मतलब फिर ये क्या होगा? 2 टाइम्स प्लस 1 टाइम माइनस, मतलब प्लस माइनस 1 कैंसिल हुआ 1, जस्ट लाइक दिस। तो जैसे डी की गिनती एक बार किया, वैसे ई का भी और एफ का भी, इस एफ की गिनती भी वैसे ही हुआ। समझ सकते हैं? आप समझ सकते हैं। आउटर मोस्ट 3 चैम्बर्स की बात हमने कर ली, फिर थोड़ा सा अंदर इसकी बात कर ली। अब एक चैम्बर मात्र बचा है जी। तो जी जिस चैम्बर में है, इस एलिमेंट की गिनती, इस एलिमेंट का काउंटिंग, ये फॉर्मूला हाउ मेनी टाइम्स ये किया होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जी जो है वो सारे में है, ए बी सी तीनों में है। तो देयरफॉर जी का काउंटिंग इसमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, सारे में इसका काउंटिंग हुआ होगा। तो 3 टाइम्स प्लस हो गया, ये भी इसको काउंट किया होगा, ये भी किया होगा, ये भी किया होगा, और फिर ये तीनों भी किया होगा, तो 3 टाइम्स फिर इसको माइनस कर दिया, और फिर ये भी किया होगा, तो फिर 1 टाइम प्लस कर दिया। 3 प्लस 3 माइनस कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली क्या आया? 1। कोई चैम्बर छूटा क्या? जाहिर नहीं छूटा, सबकी बात हमने की।
और किसी चैम्बर के किसी भी एलिमेंट की गिनती एक से अधिक बार कर रहा है क्या? जाहिर नहीं कर रहा है। इट मीन्स कि ये फॉर्मूला हमारा क्या है, सही है। तो थोड़ा इस तरह से इसको दिमाग बिठाएंगे कि ये पैटर्न से अगर लिखते हैं ना तो यही इंक्लूजन एक्सक्लूजन का थ्योरी होगा। समझ सकते हैं बात को। जी की गिनती मात्र एक बार करना है, लेकिन हमने 3 बार इंक्लूड कर दिया है, फिर 3 बार एक्सक्लूड कर दिया है, फिर एक बार इंक्लूड किया है। अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, तो इसकी गिनती जस्ट एक बार कर रहे हैं, ओनली वंस। तो इस तरह सारे चैम्बर की गिनती इसने कर लिया और सबकी गिनती एक बार किया। और अब हम कुछ प्रॉब्लम देखेंगे और इसके प्रॉब्लम में देखिए ध्यान क्या देना है। इसके प्रॉब्लम में ये फॉर्मूला ठीक है अपने जगह पर, लेकिन प्रॉब्लम अक्सर रहेगा तो कैसा प्रॉब्लम पूछता है, तो कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। जैसे कुछ भी हो सकता है, एक सर्वे किया गया, उसमें 3 तरह की बातों के बारे में पता लगाया गया कि वेदर इट में बी सम न्यूज़पेपर A, न्यूज़पेपर B, न्यूज़पेपर C. Some people like newspaper A, some people like newspaper B only, some like all the 3, some like A and B but not C. ये सब इंफॉर्मेशन रहेगा हमारे पास और हमसे कुछ पूछेगा वो कि नंबर ऑफ पर्सन लाइकिंग ऑल द 3 न्यूज़पेपर, नंबर ऑफ पर्सन लाइकिंग एग्जैक्टली 2 ऑफ द न्यूज़पेपर, नंबर ऑफ पर्सन्स लाइकिंग ओनली 1 ऑफ द न्यूज़पेपर, नंबर ऑफ पर्सन लाइकिंग नन ऑफ द न्यूज़पेपर। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो हम इसमें ये एडवाइस करते हैं, ये ज्यादा सही रहता है कि जो भी क्वेश्चन है उसको वेन डायग्राम से आप पहले ट्रेस कर लें। हर एक चैम्बर में क्या क्या एलिमेंट होगा, हमने ABCDEFG लिया है, कुछ भी ले लो, N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 XYZ MNTRSP कुछ भी। और जो इंफॉर्मेशन गिवन है बुक में उसके हिसाब से हम इक्वेशंस फ्रेम करेंगे। जैसे मान लो अभी हम बात करें कि जो ओनली A में है, ऐसा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली A इज 15, इट मींस स्मॉल a इक्वल्स क्या 15। अगला कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A एंड B, इन A एंड B 8 है, इट मींस A एंड B का रीजन क्या हुआ, D प्लस G हमें दिया हुआ ज्वाइंट वेंचर में 8 है। तो कहने का मतलब इस तरह से जो भी इंफॉर्मेशन है हम इक्वेशन फ्रेम करेंगे। और ये 7 वेरिएबल्स है, ABCDEFG तक 7 वेरिएबल्स है। इफ वी फाइंड 7 डिफरेंट इक्वेशंस इन ABCDEFG, then solving all those of 7 equations for ABCDEF and G, we try to find value of ABCDEFG. Means now we have found the value of ABCDEFG, सबका वैल्यू हमने निकाल लिया। तो अब विद द हेल्प ऑफ दीज रॉ मटेरियल्स, अब कोई सवाल हमारे पास हो, जैसे कहता है कि एग्जैक्टली एक सेट में ही सिर्फ बात हो, तो जाहिर है जो एग्जैक्टली एक सेट में बात है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, हमारा आंसर A प्लस B प्लस C हो जाएगा। एग्जैक्टली 2 में कितना एलिमेंट है, ऐसा एलिमेंट जो 2 सेट में, ठीक 2 सेट में है। एग्जैक्टली 2 का मतलब कि द एलिमेंट्स लाई इन 2 सेट्स बट नॉट इन थर्ड। तो D क्या है, AB में है, C में नहीं है। E क्या है, BC में है, A में नहीं है। F क्या है, AC में है, B में नहीं है। तो हमारा आंसर D प्लस E प्लस F होगा। ऑल द 3 में है, हमारा आंसर G होगा। कम से कम 2 में है, कम से कम एटलीस्ट 2 सेट्स में वो एलिमेंट है। अब इसमें एटलीस्ट हो गया, इसका मतलब जो 2 में है वो भी आएगा और 3 में है वो भी आएगा। आप समझ सकते हैं 2 में रहने वाला ये है और ये 3 में रहने वाला है। तो एटलीस्ट अगर कहता है 2 में हो तो हम F प्लस E प्लस D प्लस G करेंगे, ये चारों का सम हो जाएगा। ओनली B में हो, स्मॉल b हमारा आंसर है। कहने का मतलब कि ABCDEFG अगर हमें पता है तो बाकी बात हम क्वेश्चन का लैंग्वेज देखेंगे और लैंग्वेज को समझते हुए हमें क्या आंसर चाहिए, A प्लस D चाहिए, प्लस E चाहिए, D प्लस G प्लस E चाहिए, ये क्वेश्चन को समझते हुए हम आंसर लिख देंगे। हाँ, अब एक बात है कि अगर 7 डिफरेंट इक्वेशंस नहीं आया तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन में अगर इतना इंफॉर्मेशन नहीं है 7,
तो आपसे क्वेश्चन भी कुछ ऐसा नहीं पूछेगा जिसका कि आंसर आप नहीं दे सकते, और उसके आंसर को निकालने के लिए ABCDEFG में से हर एक का मान हमें निकालना पड़ेगा। इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी अगर 7 इक्वेशंस नहीं दिया हुआ है तो अभी हम जस्ट कुछ क्वेश्चन लेते हैं 3 सेट्स का, या पहले 2 सेट्स का ही क्वेश्चन लेते हैं। 2 सेट्स में ज्यादा परेशान होने की गुंजाइश नहीं होती है, इसलिए 2 सेट्स का भी एक ले लेते हैं। इसे क्वेश्चन को हमने पूरा नहीं लिखा है लैंग्वेज, आप समझेंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि इन ए ग्रुप ऑफ 50 पर्सन या 50 स्टूडेंट्स, कहता है हिंदी स्टडी करने वाले 30 लोग हैं, इंग्लिश स्टडी करने वाले 25 लोग हैं। नंबर ऑफ पर्सन स्टडिंग हिंदी इज 30, नंबर ऑफ पर्सन स्टडिंग इंग्लिश इज 25 इन ए ग्रुप ऑफ 50 पर्सन, 50 पीपल। यहां पर हमने लिख दिया ईच स्टडी एटलीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेजेस। ये गिवन है कि ऐसा भी तो पॉसिबल है, हमने समझा था पिछले क्लास में कि 50 में से कुछ लोग ऐसा भी तो हो सकते हैं जो हिंदी इंग्लिश में से कुछ भी स्टडी नहीं कर रहे हैं, किसी का स्टडी नहीं कर रहे हैं। बट ये गिवन है कि नहीं, वो 50 जो है ऑल द 50 स्टडी एटलीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेजेस, कम से कम एक तो सब पढ़ ही रहा है। इट मीन्स कि टोटल जो लोग हैं वो कोई ना कोई एक हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में से पढ़ ही रहा है। तो कहता है क्वेश्चन कि आप नंबर निकालें हिंदी ओनली, नंबर ऑफ पर्सन स्टडिंग हिंदी ओनली, इंग्लिश ओनली, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, सिर्फ हिंदी पढ़ता है उसको निकाल। अब समझ सकते हैं इसमें वेन डायग्राम सिंपल 2 सेट बनेगा, 3 चेंबर होगा, तीनों चेंबर में ABC इस तरह से अगर मान लें, इसमें हिंदी पढ़ने वाले सेट को ये कह लिए, इंग्लिश पढ़ने वाले को सेट को ये कह लिए, तो फ्रॉम द क्वेश्चन हिंदी स्टडिंग 30, तो हिंदी A+C मीन्स सॉरी A+C विल बी 30, इंग्लिश पढ़ने वाले B+C विल बी 25 गिवन। और चूंकि ऑल द 50 कम से कम एक लैंग्वेज को पढ़ ही रहा है, इट मीन्स कि ये 50 जो लोग हैं ये ऑल द 50 इसी तीनों चेंबर में कहीं ना कहीं आएगा, इधर नहीं होगा, इधर 0 एलिमेंट होगा, 50 में से कोई नहीं आएगा। तो ये ऑल द 3 का सम जो होगा A+B+C = 50। ABC 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन, इसको सोल्व कर लेंगे। आप समझ सकते हैं सोल्व किसी तरह से कर लेंगे। इसमें B+C है, B+C का वैल्यू हम पुट कर देंगे 25, तो 50 में 25 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, A का वैल्यू 25 आ जाएगा, A का वैल्यू 25 आ गया, तो यहाँ से C का वैल्यू 5 आ जाएगा। अब C का वैल्यू 5 हो गया, A का वैल्यू 25 हो गया, तो B भी निकल जाएगा किसी में पुट करके, इसी में C का वैल्यू 5 डाल देंगे तो B का वैल्यू 20 हो जाएगा। इस तरह से ABC निकल गया। और अब जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का हिंदी ओनली, तो समझ सकते हैं सिंपल, यहाँ देखेंगे ये रीजन है ओनली हिंदी का, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। हिंदी ओनली कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू जो कि कितना निकला है 25, इंग्लिश ओनली कितना हो जाएगा, इंग्लिश ओनली बी का रीजन, ये बी इक्वल्स जो भी है वो हो जाएगा, मतलब 20, दोनों कितना हो जाएगा, जी का वैल्यू 5 जो कि कॉमन है एच और ई दोनों में। तो मैं कह रहा हूं 2 सेट में कुछ ज्यादा घुमाने की बात है नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन में जो कि बोर्ड में अक्सर उम्मीद कीजिए इस तरह का नहीं सिचुएशन होता है, कंपटीशन में हो सकता है कि अगर यहाँ पर ये कंडीशन नहीं कहता इज स्टडी एटलीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेजेस, ये जरूरी नहीं है। इट मीन्स कि सम ऑफ द पीपल मेक डू नॉट स्टडी आइदर ऑफ द 2 लैंग्वेज, मतलब 2 में से कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ते हैं, ऐसे कुछ लोग इसमें हैं। अभी क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ऐसे लोग नहीं हैं। अगर वो होता है तो उसमें थोड़ा सोचने जैसी बात है, माइनॉरिटी उसमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा ढंग से। अगर वैसा होता तो मैंने समझाया था आपको कि दोनों सम करके जो एक्सीड कर रहा है 50 से यानी 5, तो कम से कम इस रीजन में 5 लोग होते, यानी अगर वैसा है तो कम से कम 5 आदमी इसमें होना चाहिए जो दोनों लैंग्वेज का स्टडी कर रहा है।
और अधिक से अधिक इसमें कितने लोग होने चाहिए, तो दोनों में जो स्मॉलर है बताया था आपको 25 अंदर चला जाएगा। तो अधिक से अधिक 25 लोग ऐसा हो सकते हैं जो साइमल्टेनियसली हिंदी इंग्लिश दोनों स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो वो केस है नहीं। बाकी अब कुछ 3 सेट का देखते हैं कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन लिखा है, बाकी क्वेश्चन को थोड़ा भरोली समझेंगे। ये कहता है इन ए सर्वे ऑफ 100 persons it was found that number of persons reading magazine A is 28, magazine B is 30, magazine C is 42, magazines A and B 8, magazines B and C 5, magazines A and C 10, magazines A, B and C is 3, and we have to find how many read none of the 3 magazines। हमने पूरा नहीं लिखा है, none of the 3 magazines हुआ। how many read C only, यानी मैगजीन C सिर्फ पढ़ने वाले कितने हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि तीनों में से कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ते हैं, ऐसे कितने लोग हैं। क्वेश्चन क्लियर है। एक सर्वे किया गया 100 लोगों के बीच में, और ये जो भी इंफॉर्मेशन आया वो इस तरह से यहाँ पर प्लेस किया हुआ है। आप समझ सकते हैं फर्स्ट का जो आंसर होगा हाउ मेनी रीड नन ऑफ 3, तो हम तीनों में से कम एक पढ़ने वाले, यानी आप यूं समझें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, चूंकि मैगजीन्स का नाम यहाँ ABC ही है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल लें और टोटल लोग 100 है, और 100 में उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वही बच जाएगा जो कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है ना। आप समझ सकते हैं कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है 1 2 3 4 5 6 7 इंफॉर्मेशन है, और शुरू से ये समझ रहे हैं शुरू से हम लोग कि इसमें 7 वेरिएबल्स भी रहता है ABCD से लेकर G तक। तो हम पहले ये ऑल द 7 इक्वेशंस फ्रेम करेंगे। कैसे, तो ए पढ़ने वाले 28 हैं। अब ये पढ़ने वाला समझ सकते हैं ए में ये चारों सेक्शन की बातों को, चारों चैम्बर की बातों को समाप्त करेंगे ADFG, ये लिख दिया A + D + F + G। इस तरह से हम फिर B को पढ़ने वाला, तो B को आप देखें जल्दी में BDEG सबको जोड़ दिया, ये 30 दिया हुआ है। इसी तरह से C का भी चारों चैम्बर लिखकर 42 कर दिए। अब A and B, तो A and B में आप समझ सकते हैं D + G आएगा, सिमिलरली B में E + G और C में F + G, और तीनों पढ़ने वाला ABC, इस चैम्बर में G आएगा। कहने मतलब इसको चैम्बर वाइज देखकर हमने ये 7 इक्वेशंस लिख दिया, और अब हम इस 7 इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। समझ सकते हैं यहाँ हमने सबका लिख दिया ABCDEFG, और जो वैल्यू निकलते जाएगा ऐसे बढ़ते जाएंगे। रॉ मटेरियल हमारा यही है, और यहाँ ऑल द 7 का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि 7 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस है हमारे पास, 7 डिफरेंट इक्वेशंस है। समझ सकते हैं हम G से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि G का वैल्यू डायरेक्ट हमें पता है 3, क्वेश्चन में ही दिया हुआ, कुछ निकालने जैसी बात है ही नहीं। तो अब इमीडिएट इससे G का वैल्यू इसमें डाल देंगे बारी बारी से, तो DEF निकल जाएगा। समझ सकते हैं G का वैल्यू 3 है, तो F का वैल्यू 10 - 3 7, तो जहां भी F है उसको 7 लिख दिया। फिर G का वैल्यू 3 डालेंगे, यहाँ पर E का वैल्यू 2, E का वैल्यू 2 हो गया, G का वैल्यू 3 डालेंगे, 8 - 3 5, D का वैल्यू 5 हो गया, D का वैल्यू 5 लिख दिए। इससे आगे बढ़ेंगे तो इसमें आप समझ सकते हैं EFG सब निकल चुका है, तो हम EFG जोड़ेंगे 3 2 5 7 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे 42 में, C का वैल्यू निकल जाएगा। 42 - 12 कितना हो जाएगा 30, माने C का वैल्यू 30 हो गया। सिमिलरली D + E + G, DEG देख रहे हैं, DEG यहाँ है 5 3 8 + 2 10, 10 को 30 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो B का वैल्यू निकल जाएगा। B का वैल्यू कितना हो गया 20, एंड फाइनली A का वैल्यू DFG ऐड करेंगे और 28 में सब्ट्रैक्ट करेंगे। DFG 7 और ये क्या 5 12 3 15, 28 में 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 28 - 15 13, और इस तरह से A का वैल्यू 30 हो गया। तो कहने का मतलब ABCDEFG ऑल द 7 पैरामीटर्स का वैल्यू निकाल लिए,
और अब क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी रीड नन ऑफ द 3 मैगजीन्स। तो नन ऑफ द 3 में पहले समझ चुके हैं हम लोग कि ये तीनों चैम्बर में जो जो बातें हैं वो सारे को मिलाकर हम 100 में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो बच जाएगा वो इधर रहेगा। तीनों में से कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ता है, इस आउटर मोस्ट रीजन जो देख रहे हैं यूनिवर्सल सेट का, ये सब रीजन में कहीं रहेगा। तो ये पहला का आंसर क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ पर्संस 100 माइनस सम ऑफ ऑल द ABCDEFG, ये सारे का सम, ये सारे को जोड़कर देख सकते हैं 80 आता है। तो 100 माइनस 80 हो गया, मतलब 20, यानी 20 लोग आउट ऑफ 100 ऐसे हैं हु रीड नन ऑफ द 3 मैगजीन्स। एंड सेकेंड में क्या था, हाउ मेनी रीड सी ओनली। जाहिर है सी ओनली का रीजन क्या है, ये है जिस रीजन में हमने स्मॉल सी से लिखा है एलिमेंट को, इसका आंसर स्मॉल सी हो गया। और स्मॉल सी का वैल्यू हमने क्या निकाला है 30, ये 30 हो गया। मान लीजिए क्वेश्चन में अगर और भी क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी पीपल रीड एग्जैक्टली 2 मैगजीन्स, एग्जैक्टली 2 मैगजीन्स। समझ सकते हैं एग्जैक्टली 2 मैगजीन्स का मतलब 2 से कम नहीं, 2 से ज्यादा नहीं, ठीक 2 मैगजीन। तो समझ सकते हैं एक ये चैम्बर आएगा जिसमें डी है, एक ये चैम्बर जिसमें ई है, एक ये चैम्बर जिसमें एफ है। बस ये 3 चैम्बर में जो लोग हैं वो एग्जैक्टली 2 मैगजीन्स पढ़ते हैं। व्हाटएवर वो मैगजीन्स जो भी हो, AB हो या BC हो या AC हो, बट ये चैम्बर वाले लोग ओनली 2 मैगजीन्स पढ़ते हैं। तो उस केस में हमारा आंसर D प्लस E प्लस F हो जाता है। अब ये तीनों को जोड़ते हैं 5 to 7, 7 14 हो जाता है। हाउ मेनी रीड एटलीस्ट 2 मैगजीन्स, कम से कम 2 पढ़ते हो। तो कम से कम 2 का मतलब क्या हो गया, एग्जैक्टली 2 पढ़ने वाले और 3 पढ़ने वाले, 3 से ज्यादा तो है ही नहीं चूंकि 3 ही मैगजीन का सर्वे है। तो इसमें DEF तो होता ही, और एक अधिक क्या जुड़ जाता है G, वो शायद 14 आया था, इसमें G मिला देंगे तो ये 17 हो जाएगा। मतलब ये सारे का जोड़ ये हो जाता है। एटमोस्ट 2 मैगजीन्स, एटमोस्ट 2 मैगजीन्स मतलब अधिक से अधिक 2 मैगजीन पढ़ते हो। आप समझ सकते हैं कि अधिक से अधिक 2 मैगजीन्स पढ़ते हो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 मैगजीन पढ़ते हैं वो भी आएंगे, जो एग्जैक्टली एक मैगजीन पढ़ते हैं वो भी आएंगे। एग्जैक्टली 2 पढ़ने वाला प्लस एग्जैक्टली 1 पढ़ने वाला और प्लस जो 0 मैगजीन पढ़ते हैं, मतलब मैगजीन पढ़ते ही नहीं है, वो भी आएगा। क्योंकि लोअर लिमिट तो कुछ नहीं कहा है, तो अधिक से अधिक 2 मैगजीन अगर पूछता है तो आप समझ सकते हैं टोटल 100 में सिर्फ G को सब्ट्रैक्ट करते हैं। टोटल 100 लोग है ही ना, उसमें तीनों जो पढ़ने वाला है उसको सिर्फ निकाल देते। तो आप समझ सकते हैं कि उस केस में हमने क्या कहा था कि अधिक से अधिक 2 पढ़ता हो तो बस 3 पढ़ने वाला जो G है वो 100 में 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 97 होता है। और 97 लोग ऐसे होते जो अधिक से अधिक 2 मैगजीन पढ़ते हैं। इसमें कैसे कैसे लोग आएंगे, एग्जैक्टली 2 मैगजीन पढ़ने वाला, एग्जैक्टली 1 मैगजीन पढ़ने वाला और एग्जैक्टली 0 मैगजीन पढ़ने वाला, कोई मैगजीन नहीं। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिर एक सर्वे का ही क्वेश्चन लिया गया है। इस बार कहता है सर्वे कर रहे हैं 100 स्टूडेंट्स का, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग लैंग्वेज के बारे में फिर इसमें सर्वे किया गया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इंग्लिश ओनली 18। वहाँ पिछले क्वेश्चन में मैगजीन की बात थी, यहाँ लैंग्वेज की बात है। तो किसी की बात हो, हमें सिर्फ मैथमेटिकल जो पोर्शन इसका है इससे मतलब है। तो कहता है कि इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत 3 लैंग्वेज की बात कर रहा है, और ये तीनों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन इसको मिला सर्वे में, इंग्लिश ओनली स्टडी करने वाले 18 स्टूडेंट्स हैं। मतलब ये ओनली इंग्लिश स्टडी करते हैं, नाइदर हिंदी नॉट संस्कृत, ओनली इंग्लिश। थोड़ा लैंग्वेज को समझना है, इंग्लिश बट नॉट हिंदी। इंग्लिश तो स्टडी करते हैं लेकिन हिंदी नहीं करते हैं। ध्यान देंगे, ये इंग्लिश स्टडी करता है, हिंदी नहीं करता है, संस्कृत के बारे में कुछ नहीं कह रहा है ना। इंग्लिश एंड संस्कृत 8, इंग्लिश 26, संस्कृत 48, संस्कृत एंड हिंदी 8, नो लैंग्वेजेस 24। मतलब आउट ऑफ 100 देर आर 24 स्टूडेंट्स हु
स्टडी नाइदर ऑफ द लैंग्वेजेस, नन ऑफ द लैंग्वेजेस कर लीजिए क्योंकि 3 लैंग्वेज है, तो आइदर और नाइदर का अक्सर 2 में लगा। तो नन ऑफ द लैंग्वेजेस स्टडी करने वाले 24 है। निकालना क्या है, हाउ मेनी स्टडीइंग हिंदी, हिंदी स्टडी करने वाले कितने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी स्टडीइंग इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश और हिंदी स्टडी करने वाले कितने हैं। पहला काम क्या किया, 3 सेट्स ले लिए, वेन डायग्राम बना लिए इसका, सारे चेंबर में ABCD, EFG जैसे था पिछले क्वेश्चन में लगभग वैसे ही भर दिया हमने। और अब हम ये सारी इंफॉर्मेशन की हेल्प से इक्वेशन फ्रेम करेंगे। समझ सकते हैं इस बार फिर कितना इंफॉर्मेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 इंफॉर्मेशन फिर इस बार है। तो इसका मतलब 7 इक्वेशंस फॉर्म होगा, और 7 इक्वेशंस फॉर्म होगा तो ऑल द 7 पैरामीटर्स का वैल्यू निकलेगा, ABCD, EFG सारे का। और आफ्टर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ ऑल द 7 हम डिसाइड करेंगे हाउ मेनी स्टडीइंग हिंदी, हाउ मेनी स्टडीइंग इंग्लिश एंड हिंदी। तो पहला इक्वेशन इंग्लिश ओनली, आप रीजन को देखें, इंग्लिश ओनली में क्या आएगा, ये रीजन आएगा जो सिर्फ अंग्रेजी पढ़ता है, वो A है नंबर। तो गिवन A इक्वल्स 18, A का वैल्यू तो डायरेक्ट दे दिया है। फिर कहता है इंग्लिश बट नॉट हिंदी, सावधानी से इसको समझेंगे, इंग्लिश बट नॉट हिंदी। इंग्लिश का ये 4 रीजन है, इंग्लिश का एक्चुअली ये 4 रीजन है, लेकिन कहता है बट नॉट हिंदी, लेकिन हिंदी नहीं पढ़ता है। तो जाहिर है जो हिंदी और इंग्लिश में कॉमन है इसको निकाल देंगे, तो ये 4 में से 2 रीजन यानी 2 चैम्बर निकल गया, बचा क्या, A+F। तो इस तरह से इंग्लिश बट नॉट हिंदी में कौन सा रीजन आ गया, देखें फिर से, इंग्लिश बट नॉट हिंदी A+F। तो यहाँ A+F लिख दिया 23। फिर इंग्लिश एंड संस्कृत देख सकते हैं, सिंपली इंग्लिश संस्कृत में कॉमन रीजन F और G है, तो F+G 8 हो गया। फिर इंग्लिश में अभी देखे थे चारों रीजन हो जाएगा, ADFG, ये चारों, तो ADFG को सम करके 26 लिख दिए। संस्कृत में CEFG, these 4 चैम्बर्स, तो CEFG इक्वल्स 48 लिख दिया। संस्कृत एंड हिंदी देखेंगे फिगर, संस्कृत एंड हिंदी, तो संस्कृत एंड हिंदी में ये 2 चैम्बर आ जाएगा, E+G इक्वल्स 8 हो गया। नो लैंग्वेजेस, आप समझ सकते हैं नो लैंग्वेजेस का मतलब क्या हो गया, इस रीजन की बात कर रहा है कि इस रीजन में 24 है। कौन सा रीजन है वो, जिसमें लाई करने वाले कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ता है स्टूडेंट, जो भी उसमें लाई कर रहा है। तो इट मींस कि टोटल जो 100 हमारा नंबर है, इस 100 में ये सारे चैम्बर की जो बातें हैं, इन बातों को सब्ट्रैक्ट कर दें, वही तो बचेगा ना जो कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ेगा। तो 100 माइनस ये सारे का सम, ये 24 हो गया। अब इसको थोड़ा सा फॉर्म लिख लिए, कांस्टेंट को एक तरफ कर लिए, ABCD, EFG को एक तरफ कर लिए, तो दिस इज माइनस, साइड चेंज करने के बाद प्लस हो गया ये, और एक साइड 100 रहा और 24 वापस आया, तो -24, 100 - 24 76 हो गया। तो इस तरह से ये 7th इक्वेशन हो गया। नाउ सॉल्विंग द 7 इक्वेशंस, ऑल द 7 को हम सोल्व करेंगे। आप समझ सकते हैं बारी बारी से मान निकलते जाएगा, ये सारे वैल्यू को यहाँ पर हमने एग्जिबिट कर दिया, लिख दिया। A का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से देख के 18 लिख दिए, देखते जाइए, A 18 हो गया। अब A 18 है तो A का वैल्यू यहाँ 18 पुट कर दिए, तो F का वैल्यू 23 - 18 5 हो गया। यानी नेक्स्ट टाइम हमने किसको निकाला, F को निकाला 5। नेक्स्ट F अगर 5 निकल गया तो इमीडिएट यहाँ देखिए 5 पुट करेंगे, G का वैल्यू 3 हो जाएगा, 8 - 5, G का वैल्यू फिर 3 हो गया। अब ADFG, आप समझ सकते हैं ADFG निकालना है, तो क्या करेंगे, देखेंगे क्या क्या निकला हुआ है, क्या क्या नहीं निकला हुआ है ना। या इससे ही बेहतर होगा कि G का वैल्यू निकल चुका है 3, तो पहले इससे E निकाल लेंगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन और बढ़ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से वैल्यू पुट करके ऐसे थोड़ा सा इसको हम निकाल के आपको समझाते हैं। ऐसे एक बार लिख दिए ना, आप शायद कंफ्यूज करें। चलिए, ये तो 18 डायरेक्ट दिया हुआ है, ये वैल्यू आखिर कैसे निकलेगा, इसमें आपको शायद लगे कि तो पहले से निकाल के आप रख दिए, कैसे निकलेगा देखिए, बारी बारी से निकालते हैं। A 18 हो गया, 18 यहाँ पुट के J का वैल्यू 5 हो गया, सॉरी F का वैल्यू 5 हो गया, F को 5 लिख दिया। अब F का मान 5 पुट किया, G का वैल्यू 3 हो गया, G 3 हो गया।
अब हमको लगता है कि बढ़िया है, इसका यूज कर लें, सिंगल जी रखेंगे टी निकल जाएगा, जी का वैल्यू 3 पुट कर दिए तो ई का वैल्यू 5 हो गया, यहाँ 3 पुट किए 8 - 3, यहाँ तक पहुंचे। चलिए ये सारे इक्वेशन का तो आपस में काम कर लिए है, अब ये तो बचा है और एक इधर ये बचा है, ये दोनों को देखते हैं। ADFG हम समझ सकते हैं, ADFG में हमें A पता है, D नहीं पता है, देखते जाइए। F देख लीजिए पता है, G पता है, तो इससे D निकलेगा ना, सिर्फ D ही नहीं पता है ना, तो D कैसे निकलेगा? AFG को सम अप करेंगे, तीनों को सम अप करेंगे, 26 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो AFG को जोड़िए, A 18, F5 23 और G 3, मतलब 23 + 3 26, एंड देयरफॉर 26 इधर जाएगा, 26 - 26 मतलब D का वैल्यू क्या हो गया? 0। ठीक है, यहां आते हैं CEFG, समझ सकते हैं EFG पता है क्या? तो EFG सब पता है, 5 3 8 और 5 13, 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे 48 में, तो 48 - 13 कितना होगा? 35 ना, तो C का वैल्यू 35, यहां C का वैल्यू 35 पुट कर दिए। अब एक B रहा और एक इक्वेशन हमारे पास ये बचा है, बस B ही ना है, बाकी सब निकल चुका है। तो अब यहां हम क्या करेंगे, B का वैल्यू निकालने के लिए सारे A C D E F G सबको जोड़ देंगे और 76 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा B निकल जाएगा। अब इसके लिए B निकालना है, बाकी सबको जोड़िए। चलिए पहले इसको जोड़ते हैं, 40 45 देखते जाइए, 40 45 45 और 3 48 48 और 18 56 + 10 66 और 66 से इधर जाएगा तो 76 - 66 इधर B रहेगा, 76 - 66 कितना हो जाएगा? 10। इस तरह से B का वैल्यू 10 होगा। तो थोड़ा सा लग सकता है कि ये 7 इक्वेशंस है तो बहुत सारी बात इसमें कहाँ कैसे रख, बट ऐसा ये मैनेज रहेगा ना कि वो निकलती जाएगा, इससे ये रख दी वो निकल, जितना ज्यादा निकलते जाएगा तो हमारा काम आसान होगा, क्योंकि उतना सारा वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, बाकी एक जो एक आध बचेगा बिना निकला हुआ उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो ये जरा मैनिपुलेशन करना है। तो अब ऑल द 7 रॉ मटेरियल्स हमारे पास तैयार है। अब क्वेश्चन जो भी कहता है, जैसे पहला है हाउ मेनी स्टडिंग हिंदी, तो जाहिर है हिंदी स्टडी करने वाले BEDG BDEG जो कह लीजिए, B + D + E + G हो गया, और BDEG के वैल्यू को सम अप कर दिए। हम क्या जोड़ के दिखाएं, आप देख सकते हैं, BDEG जोड़ लेंगे जो भी है, 18 आता है। हाउ मेनी स्टडिंग इंग्लिश एंड हिंदी, जाहिर है इंग्लिश एंड हिंदी इस रीजन में D + G है, D का वैल्यू 0, G का वैल्यू 3, D + G 3 हो गया। इस तरह से इसमें अगर और भी कुछ इंफॉर्मेशन पूछता, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने कहा था, तो वो निकाल सकते हैं। जैसे कुछ भी कर लीजिए, एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज पढ़ने वाला, स्टडिंग एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 लैंग्वेजेस, इसका आंसर D + E + F हो जाता। DEF का जो भी वैल्यू है जोड़ देते, 5 + 5 10 हो जाता। एक क्वेश्चन और इसका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है, इसमें कहता है कि कोई स्कूल में बच्चों के बीच कुछ मेडल्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मेडल दिया जाता है, जिसमें जो है वो 3 वैल्यूज के लिए दिया जाता है। आप 3 मोरल वैल्यूज कर सकते हैं। वो वैल्यूज क्या क्या है? ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी एंड ओबीडियंस। ऑनेस्टी में कहता है कि 58 मेडल्स दिया गया है, पंक्चुअलिटी में 20 मेडल्स दिया गया है, ओबीडियंस में 25 मेडल्स दिया गया है। प्लेन इंफॉर्मेशन है, इसमें कुछ ज्यादा समझने जैसी बात है, ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी, ओबीडियंस। पिछले क्वेश्चन जैसा कि ऑनेस्टी में दिया गया बट नॉट इन पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी बट नॉट इन ओबीडियंस, ऐसा कुछ नहीं इसमें है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी, ओबीडियंस। आगे कहता है कि इफ ऑल मेडल्स आर बैक्ड बाय ए टोटल ऑफ 78 स्टूडेंट्स एंड ओनली 5 स्टूडेंट्स गॉट मेडल्स फॉर ऑल द 3 वैल्यूज, मतलब ये सारा जो मेडल्स है आप समझ सकते हैं, 58 + 20 + 25 इतना मेडल्स हो गया। ये सारा जो मेडल्स है वो कहता है 78 स्टूडेंट्स के द्वारा ही लिया गया है, मतलब ये सारा मेडल्स जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो एमंग 78 स्टूडेंट्स,
ओनली 78 स्टूडेंट्स। और कहता है उसमें ऐसा 5 स्टूडेंट्स है जो तीनों में मेडल लिया। आप समझ सकते हैं कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट ऐसा हो सकता है कि वो ऑनेस्ट भी है, पंक्चुअल भी है, ओबीडियंस भी है, उसे तीनों मेडल मिला हो। तो कहता है 5 ऐसा है, ऐसा स्टूडेंट्स 5 है जिसको तीनों में मेडल्स मिला है। तो कहता है फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रिसीव्ड मेडल्स फॉर एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 वैल्यूज। हमें क्या निकालना है? तो वैसे स्टूडेंट्स की संख्या क्या होगी? नंबर ऑफ सच स्टूडेंट्स हु रिसीव्ड मेडल्स फॉर क्या? तो फॉर एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 वैल्यूज। यानी वैसे स्टूडेंट्स जिसको ऑनेस्टी और पंक्चुअलिटी में मिला हो, ओबीडियंस में नहीं मिला हो, या पंक्चुअलिटी ओबीडियंस में मिला हो, ऑनेस्टी में नहीं मिला हो, या ओबीडियंस और ऑनेस्टी में मिला हो, पंक्चुअलिटी में ना मिला हो। कहने का मतलब अगर हम डायग्राम के हिसाब से बात करें, जैसे हर क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 वैल्यूज में मेडल रिसीव करने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स डी प्लस ई प्लस एफ, मीन्स डी ई एफ, सम ऑफ ऑल दिस 3 वी हैव टू फाइंड। आप समझ सकते हैं, सेम वही वेन डायग्राम बनाए, 3 सेट ऑनेस्टी पंक्चुअलिटी के लिए पी, ओबीडियंस के लिए ओ हमने कर दिया। और इक्वेशन फ्रेम करेंगे तो ऑनेस्टी में 58 है, तो ऑनेस्टी का आप देखेंगे, ऑनेस्टी का सेट ADFG, वैसे ही पंक्चुअलिटी के लिए BDEG और ओबीडियंस के लिए CEFG। सबका वैल्यू यहां देख के रख दिया, 58, 20, 25 जो भी है। और एक जो लास्ट इंफॉर्मेशन यहां पर है, ये 5 स्टूडेंट्स ऐसा है जो तीनों मेडल लिया है। इट मीन्स कि हमने जो माना है कि ये रीजन क्या है, ये रीजन में जो लोग हैं वो तीनों का मेडल इसके पास आया है। तो जी का वैल्यू डायरेक्ट दे दिया है क्या? 5। और कहता है कि ये सारा मेडल 78 स्टूडेंट्स के बीच ही गया है, इससे अधिक स्टूडेंट्स के पास नहीं गया है। सारा 78 स्टूडेंट्स बैग किया है, मतलब कब्जा किया है। तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे? 78 क्या हुआ है? आप समझ सकते हैं, इट मींस कि ये सारे चैम्बर वाइज बातों को हम सम अप करेंगे तो 78 होना चाहिए, क्योंकि 78 स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हुआ है मेडल लेने में। तो लास्ट इक्वेशन हमने क्या लिखा? ए से लेकर जी तक का सम 78 हो गया। आप समझ सकते हैं इक्वेशंस, जो फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस है, दिस फिनिश्ड, ये कहानी खत्म है। यही 5 इक्वेशंस होगा और वेरिएबल तो साथ है हमेशा की तरह। तो ये ऑल द 5 को सोल्व करके हम ऑल द 7 पैरामीटर्स को नहीं निकाल सकते। 7 इक्वेशंस चाहिए था, वो तो नहीं आया। तो आप ये समझेंगे कि हमें जो इन्फॉर्मेशन भी मांग रहा है वो क्या मांग रहा है? डी प्लस ई प्लस एफ, डी प्लस ई प्लस एफ, टोटल इसका मांग रहा है, अलग अलग नहीं। तो अब हमें ये ऑल द 5 इक्वेशंस का यूज करके किसी भी तरीके से डी प्लस ई प्लस एफ का मान चाहिए। यही हमने लिखा है टू फाइंड डी प्लस ई प्लस एफ। सुविधा के लिए इसको हमने एक्स कर लिया। इट मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जो रिक्वायर्ड हमारा है डी प्लस ई प्लस एफ, उसको एक्स हमने कह लिया। अब दिमाग लगाना है कि डी प्लस ई प्लस एफ को एक्स तो हमने कह लिया, अभी ये वैल्यू निकलेगा कैसे? जी का टेंशन नहीं, जी दिया हुआ है, जी का वैल्यू 5 है। आप समझ सकते हैं कि ये तीनों में ए बी सी, अगर इसको सम कर दें तीनों को, इसलिए सम करना चाह रहे हैं कि एक इक्वेशन में ए प्लस बी प्लस सी आ गया, यहाँ डी प्लस ई प्लस एफ है। जी तो ऑलरेडी पता ही है, आप चाहें तो जी का वैल्यू 3 करके इसको 75 कर भी दे सकते हैं। तो अगर हम अब इसको ऐसे समझें कि ए प्लस बी प्लस सी को हम अगर वाई कह लें, जैसे इसको हमने एक्स कहा ना, इसको वाई कह लें, तो ये वाई प्लस एक्स हो गया। तो सेम वे में x और y में एक इक्वेशन और अगर आ जाए तो x y 2 वेरिएबल रहेगा, तो फिर एक वेरिएबल का वैल्यू निकलेगा ना। तो इसलिए दिमाग लगा रहे हैं कि ये सारे को अगर सम अप करेंगे हम, तो ये a प्लस बी प्लस सी होगा, जिसको कि हमने y कहा था, तो ये y हो गया। और प्लस आप देखेंगे कि ये तीनों मिला देंगे आप, तो d ट्वाइस आएगा, 2 टाइम्स d, 2 टाइम्स e, 2 टाइम्स f। तो ये डी ई एफ सब 2 टाइम्स जुड़ेगा, तो जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी आएगा और 2 टाइम्स d प्लस ई प्लस एफ ब्रैकेट में होगा। इट मींस 2x हो गया और ये तीनों जुड़ के 3g हो गया। तो 3g का तो प्रॉब्लम ही नहीं है।
यही मैं समझा रहा था कि ये इक्वेशन को आप थोड़ा देर के लिए अगर y कह लो इसको, तो ये इक्वेशन हो गया y प्लस एक्स प्लस जी इक्वल 78, और तीनों को सम अप करेंगे तो ये इक्वेशन हमें जो मिलेगा a प्लस बी प्लस सी वाई हो गया, और x तो आ रहा है लेकिन 2 टाइम्स आ रहा है तो 2x हो गया, और प्लस इधर क्या आया था 3g ना, तो 3g हो गया, क्योंकि g हर एक में है ना, तो 20 हो गया, और 20 इक्वल्स क्या 78, सॉरी ये 78 है ना, 103, इधर तीनों को सम करेंगे 25, 20 और 58 है ना, ये 58 और 20 कितना होगा 78, 78 प्लस 25 103, 78 प्लस 25। तो आप ये देखेंगे कि जैसे इसमें जो इम्पोर्टेंट मैटर है वो आपको ये लग सकता है कि जोड़ेंगे कि दिमाग में कहाँ से आएगा, तो हम देखेंगे ना क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। निकालना हमें x है, दिया हुआ जो है आप देख रहे हैं, तो थोड़ा इस तरह से सोचेंगे हम, ऑल द 3 को सम करेंगे तो ये दूसरा इक्वेशन आया। अब आप समझ सकते हैं कि सिंपली हम इसमें इसे सब्ट्रैक्ट कर दें तो y y कैंसिल होगा, x 2x में x सब्ट्रैक्ट हुआ x आएगा, 3g में g 2g आएगा, इधर 103 माइनस 78 जो भी आएगा, रहा g की बात, g तो दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, g का मान जब चाहे रख दें। तो घुरा फिरा के ये x y दो ही वेरिएबल में दो इक्वेशन हो गया ना, और हमें x चाहिए, वेयर x क्या है तो d प्लस e प्लस f है। तो क्लियर है, 1 प्लस 2 प्लस 3 किए, और इस तरह से हमें ये मिला, और ये गिवन है ही हमारे पास, और इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो x प्लस 2g इक्वल्स, इधर सब्ट्रैक्शन के बाद 103 में 78 सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 हो गया, और g का वैल्यू 5 था, तो यहाँ 10, 25 में 10 सब्ट्रैक्ट हुआ, x का वैल्यू 15 हो गया। ऐसे इसमें एक और बात कर सकते हैं, बिना ये 1 प्लस 2 प्लस 3 जो ऐड वगैरह कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको ऐसे भी देखें हम, देखिए जो फॉर्मूला हमारे पास है, आपको ये देख रहे हैं 78% के एमंग ही ये सारा मेडल गया है, जो भी मेडल्स है, तो हम समझ सकते हैं कि ये 78 जो है वो एक्चुअली क्या है, पूरा सबका यूनियन। तो इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो NH प्लस NP प्लस NO माइनस NH इंटरसेक्शन P माइनस NP इंटरसेक्शन O माइनस NH इंटरसेक्शन O प्लस NH इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन O। एक्चुअली दिस इक्वल्स क्या है 78, ये 78 होगा। अब आप समझ सकते हैं कि NH प्लस NP प्लस NO, ये सारा चीज हमें दिया हुआ है, NH NP NO, ये एक्चुअली ये तीनों नंबर होगा। तो यहां से अगर हम ये तीनों टर्म जो माइनस देख रहे हैं इसको हम एक तरफ कर लें, तो और NH इंटरसेक्शन P प्लस NP इंटरसेक्शन O प्लस NH इंटरसेक्शन O, क्लियर है ना, एक साइड कर लिए उसे। इधर क्या हो गया NH प्लस NP प्लस NO, जो कि इक्वल्स यहां देख के लिख रहे हैं हम 58 प्लस 20 प्लस 25, ये क्या किए क्लियर है, माइनस वाली बात को उधर ले गए, ये इसका वैल्यू लिखे। अब प्लस n तीनों का इंटरसेक्शन, ये भी हमें पता है इंटरसेक्शन में कितना था, 5 लोग को कहा था कि तीनों कैटेगरी में मेडल मिला है, और ये 78 इधर आएगा माइनस 78। और इस तरह से थोड़ा सा अब इसकी बात करें, NH इंटरसेक्शन P प्लस NP इंटरसेक्शन O, डायग्राम देखें, H इंटरसेक्शन P को क्या कहेंगे, फिगर देख रहे हैं आप, H इंटरसेक्शन P मींस D प्लस G, तो इसे हम लिख सकते हैं D प्लस G, इसकी बात कर रहे हैं। वैसे ही NP इंटरसेक्शन O, डायग्राम देखेंगे P इंटरसेक्शन O, तो ये दोनों चैप्टर की बात, E प्लस G फिर प्लस NP इंटरसेक्शन O,
एन पी इंटरसेक्शन ओ का मतलब क्या हो गया, पी और ओ, ई प्लस एफ, सॉरी ये तो लगता आ चुका है, ठीक है सर, ई प्लस जी ना, क्या लिखे थे अरे, एच इंटरसेक्शन पी डी जी, पी इंटरसेक्शन ओ ई जी, अब ये बचा ना एच ओ क्या हो गया एफ प्लस जी, तो ये एफ प्लस जी, ध्यान देंगे ये तीनों की बात कर रहे हैं, ये तीनों भी हमने लिखा है। दिस इक्वल्स, इधर आप इसको सिंप्लीफाई कर ले सकते हैं, आप ऐसा सोचें 58 और 20 मिलाकर के 78 हो गया ना, 78 माइनस से हिसाब खत्म हो गया, 30 रह गया शायद, ये 30 हो गया, और यहां g का वैल्यू में पता है, तो g 3 टाइम्स 15, और d प्लस e प्लस f तो हमें निकालना ही है, तो d प्लस e प्लस f इक्वल्स क्या हो गया 30 माइनस 15 यानी 15, तो ऐसे भी इसको देखा जा सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशन शुरू करेंगे, जो आप कर सकते हैं सेट थ्योरी का ही पार्ट है, रिलेशन डिटेल 12 में भी पढ़ना है, बट उसका जो बेसिक्स है स्टार्ट जो है वो 11th क्लास से हो जाता है। जस्ट वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो।